जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को केमिकल रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन समझाया था, याद है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो टाइप का SN1 SN2, एलिमिनेशन रिएक्शन उसके टाइप्स और रिएक्शन विद मेटल। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है वो टेबल भी मैंने तुम्हें बोर्ड पे समझा दिया था कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं किसी हेलो एल्केन पे, और उसी के अंदर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल भी आ गया था। और मैंने तुम लोगों से ये भी कहा था कि आप लोगों को साथ के साथ ये भी सीखना है कि किसी हेलो एल्केन से आप ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्कोहल कैसे बना सकते हो वो भी याद रखना। वो भी उसी टेबल में आ गया था। सही है गलत है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन बच्चों SN1 का मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। समझ में आ गया? ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ये चीज मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा। बच्चों ध्यान से देखते रहना, कुछ जरूरी जानने योग्य बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है वो सब बच्चे जानते हैं। हम जानते हैं कि पक्का एक हेलो एल्केन रहा होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आया होगा, उसने इस पर कार्बन पर अटैक किया होगा क्योंकि यह डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है। क्या बन गया होगा? COH और X अलग हो गया होगा। यही तो हुआ होगा। ये तो लास्ट क्लास में भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही होता है। समझ में आ गया? चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। लेकिन SN1 में और SN2 में क्या फर्क है? SN1 को 1 नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पर क्या हो रहा है वो समझ लो। बच्चों देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये दो स्टेप में होता है। यानी कि SN1 रिएक्शन takes place in 2 steps। सबसे पहली बात याद रखना, नाम जरूर SN1 है और होता ये 2 स्टेप में है। अच्छा, स्टेप 1 क्या है बच्चों? सबसे पहले इसमें बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यहां पर होगा। कैसे होगा चेक करो। CX, ठीक है? इसमें हमने डाला कोई प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मदद से ये C और X का बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं? वाटर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल। समझ में आ रहा है? वाटर जो होता है उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो उसमें ये कमजोर पड़ जाता है, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कैसे करेगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये हुआ क्या यहाँ पर चेक करो। ये बॉन्ड यहाँ पर X का टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से इसका टूट गया और ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया? और यहां से ये X माइनस अलग हो गया। अब ये कहां जाएगा, इसका क्या होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और याद रखना सबसे पहले क्या बनता है बच्चों? कार्बोकैटायन। ये जो स्टेप अभी भी तुम्हें बोर्ड पे नजर आ रहा है यही है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यही है बच्चों सबसे स्लोएस्ट स्टेप और यही है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? अरे अभी तो मैंने तुम्हें चैप्टर 4 पढ़ाया था इससे पहले, केमिकल काइनेटिक्स। भूल गए? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एक रिले रेस का एग्जांपल दिया था मैंने। रिले रेस में जो धीरे भाग रहा है उस पर निर्भर करता है कि टीम हारेगी या जीतेगी। जो तेज भाग रहे हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और बच्चों ये स्टेप रिवर्सिबल भी है, ये भी याद रखना। दिस इज अ रिवर्सिबल स्टेप। कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है बच्चों?
और भी तो स्टेप्स आएंगे इसके अंदर। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही मॉलिक्यूलैरिटी ओवरऑल रिएक्शन की मानी जाएगी। हाँ या ना? तो यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? तुम्हें कहीं न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। कोई कैटलिस्ट? नहीं आ रहा। प्रोटिक सॉल्वेंट कैटलिस्ट नहीं है, वो तो बस एक मीडियम है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम यूनिमॉलिक्यूलर है। ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन RDS। RDS का मतलब समझ गए ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देयरफॉर SN1 is a unimolecular reaction। unimolecular reaction। क्लियर हो गया? याद रखना इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, इस स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटायन बनेगा, दैट्स इट। फिर बच्चों स्टेप 2 में क्या होगा? अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बन गया है, अब न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों? स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा? सिंपल सी बात है, इसको कुछ समझाने वाला है ही नहीं। ये रहा हमारा कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन के पास एक न्यूक्लियोफाइल आया, और इस न्यूक्लियोफाइल ने जब इस पर अटैक करा तो ये बन गया एक नया कंपाउंड। अब ये अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपने लिया है। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, पढ़ा था ना। OH होता है न्यूक्लियोफाइल, और भी बहुत सारे होते हैं। अल्कोहल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी ईथर बन जाता है, एस्टर बन जाता है, साइनाइड बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, नाइट्रो बन जाता है ना, अल्काइल नाइट्राइल बन जाता है, आइसोनाइट्राइल, कुछ भी बन सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वो बात की बात है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 2, हो गया तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें जरूरी बातें तुम्हें ये याद रखनी है कि जो यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका काम क्या है और ये होता क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे आप यूज कर रहे हो वाटर, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर अल्कोहल, ROH। और छोटी ही चेन होती है, कोई बहुत बड़ी चेन नहीं होती है अल्कोहल। ये 3 आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट है। समझ में आ गया? प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है बच्चों? प्रोटिक सॉल्वेंट का खुद का कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? 80, यानी वो 80 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो बॉन्ड एज कंपेयर टू इस बॉन्ड के या किसी और के। समझ में आ गया? तो ये उसके साथ उसके सामने वीक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट हैज सम dielectric strength due to which CX bond weakens तो प्रोटिक सॉल्वेंट का खुद का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है जिसकी वजह से CX बॉन्ड क्या हो जाता है उसके अंदर? वीक हो जाता है एंड ब्रेक्स इजीली इन स्टेप 1। यानी प्रोटिक सॉल्वेंट ही इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद कर रहा है, कैटलिस्ट के तौर पे नहीं, अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से। समझ में आ गया? एक और काम करता है प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? इट ऑल्सो केजेस द न्यूक्लियोफाइल to attack on haloalkane in step 1। बच्चों ये भी तो हो सकता है स्टेप 1 में ये बॉन्ड टूटने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे। जरा सोच के देखो, ये जो हमारा हेलोएल्केन है इसके पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4।
हाँ या ना? और ये बॉन्ड टूटने से पहले ही इधर से न्यूक्लियोफाइल आगे बॉन्ड बनाने लग गया। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता इंटरमीडिएट? तो उसको कौन रोकेगा? रुक जा भाई, रुक जा, अभी नहीं जाना। कौन रोकता है इसको? कौन होल्ड करता है इसको? कौन केज करता है इसको? अपना प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ गए? जैसे मान लो एक न्यूक्लियोफाइल लिया मैंने OH-, ठीक है, तो क्योंकि इस स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे हमने कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, वाटर ले लो, तो वाटर क्या होता है? H2O। जरा चेक करना, इन तीनों वाटर के मॉलिक्यूलों ने इसको क्या कर लिया? तीनों तरफ से केज कर लिया, ढक लिया, कवर कर लिया, ताकि ये जाकर स्टेप 1 में ही अटैक ना कर दे। तो पहले क्या बनता है इसमें बच्चों? कार्बोकैटायन। जब ये बन जाएगा ना, तब ये अटैक करेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, एक तो है नहीं, तो कोई ना कोई तो जाके अटैक कर ही देगा। और ये भी ऐसा नहीं कि इसने पास आके कस लिया है इसको, कोई घूम रहे हो उसके अराउंड केज कर सकते हैं, तो ये घूम ये भी सकता है, कहीं निकल के जाके अटैक कर देगा कार्बोकैटायन पे। प्रोटिक सॉल्वेंट का काम समझ में आ गया? चलें आगे। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लेना भाई, इसको नोट डाउन खुद ही कर लेना। बच्चों इसमें एक बात और याद रखना, ये रिएक्शन, दिस इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। या अगर कोई पूछे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो कितनी है बच्चों? 1। और क्यों है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1? क्योंकि बिकॉज इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग वाला जो स्टेप है, मतलब कि स्टेप 1, देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व। आरडीएस के अंदर सिर्फ क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? SN1 का ऑर्डर क्या है बच्चों? 1। इसका ऑर्डर भी 1 होता है। क्लियर हो गया? इसका ऑर्डर भी 1 होता है। क्यों भाई? क्योंकि पक्का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट पावर 1 रहा होगा। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इस वजह से इसका ऑर्डर भी 1 होता है। लेकिन इसमें स्टेप्स कितने होते हैं? 2 होता है। ये कैरी आउट होता है 2 स्टेप के अंदर। क्लियर हो गया? चलें आगे, ये भी नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रिटेंशन बनेगा या फिर इन्वर्जन बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन वाला होगा, इन्वर्जन वाला होगा, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लीवो रोटेटरी होगा, या फिर रेसमिक मिक्सचर होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसा हुआ होता, मान लो C, ये तीनों हाइड्रोजन है, ये रहा अपना न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये रहा अपना हेलोजन, और ये रहा अपना न्यूक्लियोफाइल। अगर ऐसा हुआ होता कि इंटरमीडिएट यहां बनता और X ये रहा और न्यूक्लियोफाइल फिर पीछे से आके अटैक करेगा, तो 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता। हाँ या ना? यानी लीवो रोटेटरी बनता। हाँ या ना? क्योंकि अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल यहां से आएगा अटैक करने इस साइड से, तो भैया इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, रिपल्शन होगा। यहां सामने से कभी अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मजबूरी में इसको कहां से अटैक करना पड़ेगा? पीछे से। हाँ या ना? पर भैया ऐसा तो तब होगा ना, ऐसा तो तब होगा जब इंटरमीडिएट बनेगा। यहां इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, तो ये सब सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। सवाल फिर से वही, इन्वर्जन या फिर रिटेंशन। तो बच्चों यहां पर बना क्या, आप उस पर नोटिस करो। बना कार्बोकैटायन, और जो कार्बोकैटायन है वो कैसा होगा बच्चों? चेक करो, ये रहा अपना कार्बन, इसके साथ 3 बॉन्ड है, 1 2 3, और कार्बोकैटायन तो ऊपर और नीचे
इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पेयर ऐसा बनेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, हाँ या ना? दोनों सुविधाएं हैं उसके पास। अगर मान लो क्या इससे इंटरमीडिएट बनता तब हम सोचते ना कि पीछे से आया होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो कार्बोकेटायन बन रहा है। और अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो फिर तो उसका मतलब ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। यानी न्यूक्लियोफाइल इन स्टेप 2 कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स and therefore 50% retention plus 50% inversion product will form। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 50% लीवो रोटेटरी है। तो अब कुल मिला के लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करेगा? कहीं भी नहीं करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा वो ऑप्टिकली, क्योंकि लाइट को वो कहीं भी रोटेट नहीं कर रहा है। यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड will be a racemic mixture, क्योंकि ये लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आई बच्चों? SN1 के बारे में ये बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। SN1 में एक बात और याद रखना, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है इसीलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट उसके अंदर से रिलीज हो रही है। तो ऐसे में आप उसको उल्टा हीट और दे रहे हो। अगर आप हीट करते हो तो उसके आप फेवर में काम कर रहे हो या उसके ऑपोजिशन में? ऑपोजिशन में। जबकि हमें इसके फेवर में काम करना चाहिए। ली-चाटर्ले प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो रिएक्शन मांग रहा है उसको दे दो ताकि वो खुश रहे, तो फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाएगा, हाँ या ना? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो हमें उसको क्या हीट देनी चाहिए? वो हीट रिलीज कर रहा है, हमें उससे हीट ले लेनी चाहिए, हाँ या ना? तो यानी कि दिस इज an exothermic reaction, therefore it is preferred at low temperature। समझ में आ गया बच्चों? इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी समझ लो बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हम जानते हैं जहां भी कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल। या 3 to 1 भी याद कर लो, बहुत है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो वहां पर SN1 पहले होगा। मैं तुम्हें आज ही एक बात और बता देता हूं, SN1 और SN2 में कोई ज्यादा देखो फर्क तो है, लेकिन बच्चा नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए मैं इतने सारे पॉइंट्स तुम्हें बता रहा हूं ताकि कुछ पॉइंट ऐसे तुम्हें मिल जाए जिससे तुम फर्क कर पाओ। भाई एक बात बताओ, ये रहा हेलो एल्केन, SN2 में भी हेलो एल्केन ही होगा। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, SN2 में भी न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है, उसका नाम भी SN ही है, बस यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ही कर रहा है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि 3 डिग्री अगर दिया हुआ है कार्बोकेटायन तो उसमें SN2 होगा पहले SN1 होगा? कैसे पता लगेगा? यही चीज है मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इसका ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि ये
कार्बोकेटाइन बना रहा है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 to 1। तो अगर 3 डिग्री कोई आपको हेलो एल्केन दिख गया या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिख गया तो आप SN2 मत करना, SN1 ही करना। समझ में आ गया? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, अभी हम एग्जांपल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। अगर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन तैयार करूं ना, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा अभी यहाँ पे, फिर वही है, टाइम लग जाएगा। और मुझे लगता है तुम होशियार बच्चे हो तो शायद तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना? अब मैं इसको क्वेश्चन बना के तुम्हें 3 हेलो एल्केन लिख के दूं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर क्वेश्चन पूछूं, तब तुम देखोगे, फिर गलत करोगे, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा, तभी समझोगे। आ गया समझ में? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, सबसे ज्यादा तेज कौन रिएक्ट करेगा बच्चों? RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, और सबसे कम कौन रिएक्ट करेगा? इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? पीरियोडिक टेबल में अगर आप नीचे आओगे तो एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो आप जानते हो कि आयोडीन का साइज, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही फास्ट हो जाएगा। तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा तो SN1 जल्दी होगा या नहीं होगा? आ गया समझ में? तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ये है। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं, हाँ, अलाइलिक और बेंजाइलिक हेलो एल्केन भी ये रिएक्शन फॉलो करते हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूं ये वाला पार्ट आप मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं भी तुम्हें एक और चीज बताने जा रहा हूं, शायद मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था। Allylic and benzylic haloalkanes also show reaction towards SN1। मतलब कहने का मेरा ये है कि allylic and benzylic haloalkanes are reactive towards SN1। समझ में आ गया? और इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन क्या है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से ये दोनों भी अलाइलिक वाला और बेंजाइलिक वाला हेलोएल्केन, ये दोनों SN1 रिएक्शन शो करते हैं। अलाइलिक याद भी है, भूल गए? अलाइलिक एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हमारा हेलोजन एक ऐसे कंपाउंड, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसके पीछे वाला डबल बॉन्ड बना रहा है। याद है कि भूल गए? तो इसको क्या बोलते थे? अलाइलिक। समझ में आया? तो होता ही है कि जब ये बॉन्ड टूटता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चेक करो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा X माइनस, C पर प्लस आ जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो स्टेबल हो गया ना रेजोनेंस की वजह से। और ठीक इसी तरीके से बेंजाइलिक वाले भी, देखो अलाइलिक वाला ये होता है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और बेंजाइलिक वाला भी ये रिएक्शन शो करता है, SN1 रिएक्शन फॉलो करता है, मतलब रिएक्टिव है वो टुवर्ड्स SN1। तो बेंजाइलिक वाला आप ऐसे समझ लो। समझ में आ गया? तो यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा, जरा चेक करो, X पर माइनस ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो स्टेबिलिटी की वजह से
रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी की वजह से ये दोनों एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोएल्केन्स SN1 रिएक्शन की तरफ काफी रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया या नहीं? चले आगे। इसके अंदर भी तुम्हें ये बात याद रखनी है बच्चों, जो बेंजाइलिक वाले हैं ना वो थोड़े ज्यादा रिएक्टिव हैं, उससे कम, थोड़े से कम एलाइलिक वाले, और सबसे कम स्ट्रेट चेन या ब्रांच वाले और ब्रांच। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है। मान लो ये 3 डिग्री है, ध्यान से देख लो। अगर मान लो स्ट्रेट चेन तो समझ गए ना, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये 3 डिग्री है तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसका 3 डिग्री सबसे रिएक्टिव होगा, इसका 2 डिग्री इसके 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो ये चीज ऐसी है जो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, लेकिन ये बात समझ में आ गई ना। बेंजाइलिक वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं, उससे कम एलाइलिक वाले, और सबसे कम ये अपने स्ट्रेट चेन या ब्रांच वाले हैलोएल्केन्स। क्लियर हो गया? चले आगे। बच्चों मैंने यहाँ पे 4 हैलोएल्केन लिखे हैं, A, B, C और D। तुम लोगों को मुझे ये बताना है कि SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा प्रोडक्ट होगा, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम। दीपिका बताओ, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन चारों में से कौन होगा? C वाला, देन जल्दी बोलो। C वाला हो गया ना। अब बेटा 3 बचे, उनमें से देखो C के बाद कौन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? B, उसके बाद A, उसके बाद D। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों ये 3 डिग्री है, चेक करो, क्योंकि जब हेलोजन यहाँ हटेगा ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये है मिथाइल। क्लियर हो गया? तो दीपिका का आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? चले आगे। बच्चों यहाँ पे तुम्हें फिर से 4 हैलोएल्केन नजर आ रहे होंगे। SN1 रिएक्शन किसमें सबसे फास्ट होगा? ऑर्डर बताइए। ऑर्डर मुझे बताएगा इस बार कुमुद। कुमुद जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो पहले बताना है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। B, कुमुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव B है, फिर C, उसके बाद A एंड देन D। बिल्कुल सही जवाब है। चेक करो बच्चों, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। अच्छा ये वाला कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो ये हो गया 1 डिग्री, और ये मिथाइल है। तो ऑर्डर यही हुआ कि नहीं? 3, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन D। चले आगे बच्चों, अगेन चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी तुम्हें 4 हैलोएल्केन नजर आ रहे होंगे। SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा वो आपको बताना है। देन उसके बाद अब कौन बताएगा? हर्षित बता दो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हर्षित बोल रहा है B, देन C शायद, फिर उसके बाद A, और फिर बचा D। बताओ बच्चों सही है गलत? ये गलत है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों SN1 की तरफ? देखो बच्चों ये एलाइलिक है, नो डाउट, पर ये एलाइलिक के अंदर 1 डिग्री है, चेक करो। हाँ या ना? और ये अपना सीधा सीधा प्योर 3 डिग्री बनेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर कौन हुआ? अगर ये 2 डिग्री भी होता ना तो हम थोड़ा सोचते कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो सीधा सीधा 3 डिग्री है, और ये 2 भी नहीं है, ये 1 है। एलाइलिक है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, पर ये 1 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चों? ये क्या है? 2 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, पहले B आ जाएगा एलाइलिक वाला, फिर ये 2 डिग्री एंड देन D। समझ में आ गया? चले आगे चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगेन मैंने कितने हैलोएल्केन लिखे हुए हैं? 5। इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, देन उसके बाद
देन उसके बाद समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखो वैसे तो ये चीज हमको 4 ऑप्शन दिए होंगे और वो उसमें आगे पीछे करके ऑर्डर को चेंज कर देगा, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं। बच्चों जरा चेक करो, ये बेंजाइलिक होने के साथ साथ 1 डिग्री है, सही है। ये अलाइलिक होने के साथ साथ 2 डिग्री है। इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? बेंजाइलिक वाला। यानी पक्की बात है कि जो A है वो ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा B से। समझ में आ रहा है? अभी मैंने और तो देखे ही नहीं है, 2 देखे, 2 कंपेयर कर डाले। अच्छा अब जरा चेक करो, ये क्या है? बेंजाइलिक है और ये 2 डिग्री है। बेंजाइलिक 2 डिग्री। भैया बेंजाइलिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये भी बेंजाइलिक, ये भी बेंजाइलिक, पर ये 2 है और ये 1 है। तो बच्चों ये अब तक जो हमने 3 कंपेयर करे, C यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना? अब बच्चों चेक करो, ये क्या है? अलाइलिक, बट ये अलाइलिक है 1 डिग्री। अलाइलिक 1 डिग्री है ना, 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री है। तो ये वाला अलाइलिक इस वाले अलाइलिक से कम रिएक्टिव हुआ, तो ये वाला अलाइलिक 2 डिग्री के बाद आएगा, यानी B के बाद आएगा D। लेकिन बच्चों जरा चेक करो, ये सीधा 3 डिग्री है, ये सीधा 3 डिग्री है, लेकिन ये 2 डिग्री अलाइलिक से तो इससे ज्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री अलाइलिक है, इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है, तो 2 डिग्री अलाइलिक के बाद ये आएगा, यानी D से पहले बच्चों क्या आएगा? E एंड देन D। कोई दिक्कत? चेक कर लो, अब कर लोगे कंपेयर। SN1 समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, SN1 रिएक्शन आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको रिएक्टेंट्स दिए होंगे कि SN1 हो गया, SN2। टेम्परेचर लो होना चाहिए, हेलो एल्केन के साथ न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लेना, प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे वाटर, अल्कोहल या एसिटिक एसिड होगा। समझ में आ गया? हमेशा कार्बोकेटाइन पहले बनेगा और रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। बेंजाइलिक और अलाइलिक वाला हुआ तो और जल्दी SN1 होगा। ऑर्डर 3 to 1 होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ में आ गया? और इसके अलावा एक क्वेश्चन हम और बना सकते थे कि मान लो सेम ही अल्काइल ग्रुप है, एक में I दिया हुआ है, एक में Br दिया हुआ है, एक में F दिया हुआ है, एक में Cl दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ इनमें से? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम ये। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ये एक ऑर्डर बताया था, और क्या बताया था मैंने? प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। टेम्परेचर लो, प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए और ऑर्डर क्या होना चाहिए। बेंजाइलिक अलाइलिक का भी केस मैंने समझा दिया है। इसी के साथ हमारा SN1 रिएक्शन आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।